देखो बेटा, बेटा आज का टॉपिक हमारा क्या है? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जब एसेंशियल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ाए थे, एसेंशियल ऑफ वैलिड एलिमेंट्स के अंदर हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। हमने किस किस पार्टी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन कौन से वो व्यक्ति हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मीनिंग क्या है इसका? कह रहा था पार्टीज हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू डू सो। कह रहा कोई भी पार्टी जब एंटर होगी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो उसके पास वो कैपेसिटी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। कैपेसिटी का मतलब क्या है? कंपिटेंस ऑफ द पार्टीज टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, मतलब ही और शी विल बी एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या कहता? एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब सारे एसेंशियल एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे, और उस एसेंशियल एलिमेंट्स में एक और एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? एंटर इनटू between the parties who are competent to contract. There is one of the element of essential for valid contract. Clear? सेक्शन 11 क्या कहता? एवरी पर्सन ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा हर एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए काबिल है। हु, अगर वो इज ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मेजोरिटी, अगर वो मेजर है, मतलब 18+। ही इज ऑफ साउंड माइंड, अगर वो साउंड माइंड है, मतलब एबल टू टेक डिसीजन। तीसरा, इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ विच ही सब्जेक्ट टू। मतलब उसको कोर्ट के जरिए या हमारे कानून के जरिए उस काम को, उस कॉन्ट्रैक्ट को या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना ना किया हो। क्लियर बच्चों? समझ आ गया पॉइंट? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं होता? कह रहा सेक्शन 11 ने डिक्लेयर कर दिया कौन कौन काबिल होता है, तो उसमें उसने वो भी बताया फॉलोइंग पर्सन बी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन कौन काबिल नहीं भी होता? माइनर काबिल नहीं होता, अनसाउंड माइंड कॉम्पिटेंट नहीं होता, और जिसको कोर्ट ने मना कर दिया है वो भी कॉम्पिटेंट नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात, माइनर को मना किया है तो हाँ किसको करी है? मेजर को हाँ करी है। अनसाउंड को मना किया है तो हाँ किसको करी है? साउंड माइंड को हाँ करी है। अगर जो डिस्क्वालीफाई है उसको मना किया है तो किसको हाँ करी है? नॉट डिस्क्वालीफाइड वाले को। एनी डाउट? समझ आ गया बेटा? यस सर। नेक्स्ट। तो यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ये लोग वो कौन है, ये सब कौन है, ये तीनों इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला माइनर। कह रहा है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन मेजोरिटी एक्ट क्या कहता है? कोई भी माइनर पर्सन जिसका 18 साल कंप्लीट नहीं है उसे माइनर बोला जाएगा। इन द फॉलोइंग टू केसेस, जहां पर दो केस है, वो मेजर कहलाएगा 21 साल के बाद। ही अटेन्स मेजोरिटी आफ्टर 21 ईयर्स ऑफ एज। कह रहा हम उसको मेजर तभी मानेंगे जब 21 ईयर का हो जाएगा, लेकिन जो वोटिंग राइट्स है वो कितना हो जाता है? 21 साल का हो जाता है। ठीक है, याद रहेगी मेरी बात? तो मेजोरिटी एक्ट कहता है 21 साल का होगा तभी मेजर है, और वैसे मेजर 18 साल से प्लस का भी होगा। लेकिन ये दो केस वहां पर है जहां पर वो 21 साल मानते हैं। पहला, वेयर अ गार्जियन ऑफ माइनर पर्सन और प्रॉपर्टी हैज बीन अपॉइंटेड अंडर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट। 1890 में गार्डियन एंड वार्ड एक्ट बना था, मतलब जहां पर किसी के गार्जियन होते थे तो उस कंडीशन में जब तक व्यक्ति 21 साल का नहीं होगा तब तक उसको मेजर नहीं माना जा सकता। और वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी इज अज्यूम्ड बाय कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कह रहा कोर्ट के जरिए भी जब बोला गया है उसको सुपरिटेंडेंस ने कि भैया 21 साल का होगा तभी मेजर माने जाएंगे, तो ये दो केसेस है जहां पर 21 साल के लिए एप्लीकेबल होता है। आगे बढ़ेंगे। रूल्स क्या है गवर्निंग माइनर्स
एग्रीमेंट के लिए। दो रूल है बेटा इसके अंदर कितने रूल है? दो रूल है। फर्स्ट रूल क्या कहता? द लॉ प्रोटेक्ट माइनर अगेंस्ट देयर ओन इनएक्सपीरियंस अगेंस्ट द पॉसिबल इम्प्रॉपर डिजाइन ऑफ दोज मोर एक्सपीरियंस। कहता पहला रूल ये कहता कि गवर्नमेंट हमेशा माइनर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। किस चीज से? वो कहती है भैया इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप इनके साथ कॉन्टेक्ट मत करिए, ये माइनर है अभी। किनसे बचाती है? इनसे बचाती है जो लोग एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे बचाती है। It has been rightly observed in support of the argument that law protects their person मतलब माइनर, प्रिजर्व देयर राइट्स एंड स्टेट्स, कह रहा है उनके राइट्स को और उनकी प्रॉपर्टी को बचाती है। एक्सक्यूजेस देयर लैचेस, लैचेस का मतलब कोई नेग्लिजेंस या फिर अनड्यू डिले कर दिया गया हो उसके अधिकार के अंदर किसी पर्सन के लिए। असिस्ट देम इन प्लीडिंग्स, कह रहा है उनको किसी भी चीज में अगर कोई परेशानी हो रही हो, या फिर जजेस आर देयर काउंसलर्स, या फिर लॉ इन इज देयर गार्ड एंड जूरी देयर सर्वेंट्स। तो ये सब जो है इन लोगों से बचाया जा सकता है कि अगर किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा कोई दुर्व्यवहार हो रहा हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर करने जा रहा हो, या फिर गलती से घुस गया हो, मतलब या फिर उसको जबरदस्ती घुसा लिया गया हो, तो उस कंडीशन में इन लोगों से बचाया जा सकता है। सेकेंड रूल क्या कहता है? Second rule is that in pursuing the above object, law should not cause unnecessary hardship to person who deals with minor। कह रहा अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ डील भी कर रहा है, तो ये नहीं कि उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होगा। अननेसेसरी हार्डशिप नहीं कर सकते, बस जबरदस्ती उसके साथ ये नहीं कर सकते कि नहीं भाई तूने कैसे माइनर के साथ कॉन्टेक्ट कर लिया। वो भी सॉफ्टली उससे बातचीत करे। क्लियर? तो इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं, वो हम पढ़ेंगे, समझ आ जाएगी बात। माइनर की पोजीशन क्या है? एक मिनट। माइनर की पोजीशन क्या है देखेंगे। कह रहा है एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड। कह रहा है कोई भी एग्रीमेंट माइनर के द्वारा या माइनर के साथ किया गया हो वो क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। अफर्म्ड इन ऑपरेटिव एब निशियो, कह रहा अगर वो अपने आप को मेजर भी कहलाता है, मतलब इन ऑपरेटिव वे में वो अफर्म भी करता तब भी वो एबनिशियो कहलाएगा। कौन सा एबनिशियो? मतलब वॉइड एबनिशियो, मतलब वो भी गलत ही कहलाएगा। तो इसके ऊपर केस है मोरी वीवी वर्सेस दामोदर घोष। कह रहा है इन दिस केस एक माइनर ने क्या किया? अपना घर गिरवी रख दिया कुछ पैसों के कारण। कितने का लोन ले लिया? 20,000 का। कह रहा है उस मोर्गेज में जो मनी लेंडर था उसने सिर्फ उसको 8,000 रुपये दिए। कुछ समझ आई मेरी बात? मतलब कि उसने 20,000 का लोन मांगा घर गिरवी रखने के लिए, उसने 8,000 रुपये दिए। सब्सिक्वेंटली माइनर ने क्या किया? सूड फॉर सेटिंग असाइड द मोर्गेज स्टेटिंग दैट ही वाज मोर्गेज। उसने उसको बोला कि भैया, उसके ऊपर सू कर लिया कि उसको मोर्गेज कर लिया गया। अंडर एज व्हेन ही एग्जीक्यूटेड द मोर्गेज वाज वॉइड। पहली बात तो वो छोटा बच्चा वो मोर्गेज रख नहीं सकता, देयर फॉर ये कैंसिल हो गया कोर्ट में केस जाके। फर्दर मनी लैंडर रिक्वेस्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट एडवांस टू द माइनर एज पार्ट ऑफ मोर्गेज कंसिडरेशन फॉर द वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेड। तो उसको बोला गया कि मनी लेंडर ने रिक्वेस्ट करी कि जो भी पैसा मैंने उसको दिया है कृपया करके मेरे को वापस दिलवा दीजिए, अगर ये गलत था तो। समझ आई मेरी बात? मतलब माइनर या उसके द्वारा कोई भी कॉन्टेक्ट करा जाए तो सारा गलत हो जाता है। तो यहाँ पर जो 20,000 के बदले 8,000 दिए, पहली बात तो वो केस रद्द कर दिया क्योंकि माइनर के द्वारा हुआ था। और दूसरी बात माइनर को क्या बोला गया कि प्लीज आप उसको 8,000 रुपये दे दो, क्योंकि मनी लेंडर ने रिक्वेस्ट करी थी उसके साथ। क्लियर बेटा? समझ आया ये केस? है बेटा, देव और प्रिया केस समझ आया? यस सर, आ गया। ठीक है बेटा, एक सेकंड होल्ड करना।
हाँ बेटा देखेंगे अब। नेक्स्ट देखेंगे। ही कैन बी अ प्रॉमिस और बेनिफिशरी। कह रहा माइनर जो है वो क्या बन सकता है, प्रॉमिस ही बन सकता है और बेनिफिशरी बन सकता है। ये पोजीशन है माइनर की बेटा, ठीक है ना। माइनर की पोजीशन पहली क्या थी, कह रहा अगर वो एग्रीमेंट करता है तो वो गलत हो जाएगा। दूसरी पोजीशन क्या है उसकी, ये प्रॉमिसी और बेनिफिशियरी बन सकता है। मतलब ये किसी को वादा कर सकता है, लेकिन इसके फायदे में होना चाहिए वो वादा, तभी ये क्या कहलाएगा, इसकी पोजीशन ठीक रहेगी। कह रहा वैसे तो देखा जाए कोई भी माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते क्योंकि वो इनकैपेसिटी वाला होता है। मींस इनकैपेसिटी टू बाइंड हिमसेल्फ बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में करता भी है तो वैसे ही वो इनकॉम्पिटेंट है, ठीक है ना। देर इज नथिंग विच डिबार्स हिम फ्रॉम बिकमिंग बेनिफिशियरी। लेकिन इसको कोई फायदे के लिए रोक नहीं सकता। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट है उसका बेनिफिट हो रहा है तो तुम उसको मना नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। तो मतलब क्या बोल सकते हैं, माइनर कोई भी काम करे अपने बेनिफिट के लिए तो वो वैलिड माना जाए। मेरी बात समझे। सच कॉन्ट्रैक्ट मे बी एनफोर्स्ड एट हिज ऑप्शन बट नॉट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। कह रहा वो जो कॉन्ट्रैक्ट है हम इसके लिए एनफोर्स कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, मान लेते कोई ए नाम का बंदा था, तो इसके ब्याह पर ये वैलिड नहीं बोला जा सकता। मतलब इसके ब्याह पर हम इसको एनफोर्स नहीं कर सकते। अगर हम सिर्फ माइनर के अकॉर्डिंग एनफोर्स कर सकते हैं क्योंकि इसके फायदे के लिए था। क्लियर बेटा। तो द लॉ डज नॉट रिगार्ड हिम एज इनकेपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग और बेनिफिट। तो लॉ इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकती कि भैया तुम तो छोटे बच्चे हो तो तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमने कहा कर सकते हैं क्योंकि उसके फायदे के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल देखो, समझ आ जाएगा। एम 17 साल का था, इसने बोला मैं एक सेकंड हैंड स्कूटर खरीदूंगा 5,000 रुपए का एस से। ही पेड 200 as advance and agreed to pay balance the next day and collect the scooter. When he came with the money with the next day, S told him that he had changed his mind and offered to return the advance. S cannot avoid the contract though M may if he likes. तो कह रहा है एस उसको मना नहीं कर सकता क्योंकि अगर जो माइनर है उसको वो चीज अच्छी लगती है तो उसको वैसे ही मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा। समझ आए बेटा प्रिया और देव। यस सर। कह रहा मोर्गेज वॉज एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर। ये सेकंड एग्जांपल है, दैट इज अ फर्स्ट एग्जांपल एंड सेकंड एग्जांपल। कह रहा अगर कोई भी मोर्गेज माइनर के फेवर में है तो ही कुड गेट अ डिक्री ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द मोर्गेज। तो कह रहा उसको वो काम करना ही पड़ेगा उस मोर्गेज के लिए। मतलब अगर तू 17 साल का है और तेरे को तेरा लैपटॉप गिरवी रखवाना है और वो लैपटॉप गिरवी रखवाना तेरे लिए फायदेमंद का काम है क्योंकि उस पैसे से तेरे को कुछ और खरीदना है, तो वो तू काम कर सकता, कोई तेरे को रोक नहीं सकता। क्लियर। तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है अ माइनर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल delivered goods to the buyer, he was entitled to maintain a suit for recovery of price। कह रहा है अगर छोटा बच्चा कोई बिजनेस कर रहा मान लो, तो वो सामान तेरे को डिलीवरी करके आता है तो उसके पास एंटाइटल्ड रहेगा कि वो तेरे से पैसे कभी रिकवर कर सके क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए। समझ गया बेटा मेरी बात की नहीं समझे। यस सर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। थर्ड क्या है, हिज एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय हिम ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। कह रहा है उसका एग्रीमेंट उसी के द्वारा रेटिफाइड नहीं किया जा सकता जब वो मेजोरिटी में पहुंच जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या है, हम ना मेजर बंदे को एक बार, जैसे वो 17 साल का था, कोई भी कॉन्टेक्ट किया तो हम बोलते 18 साल का हो जियो एक बार सोच लियो, फिर एक बार फिर भी सोच लियो। तो उस कंडीशन में देख, पहले सबसे पहले क्या समझाता हूँ यहाँ पर देख छोटी सी। कह रहा है एम एक माइनर है जिसने 5,000 रुपये एल से उधार लिया। एग्जीक्यूट अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ एल। उसने क्या बनाया, एक प्रोमिसरी नोट। मतलब प्रोमिसरी नोट में क्या लिखा होगा, माइनर लिख रहा होगा आई प्रॉमिस टू पे रुपीज 5,000
टू एल, ये लिख के माइनर ने साइन कर दिया। जब वो मेजर हुआ, ही एग्जीक्यूट्स अनदर प्रोमिसरी नोट इन सेटलमेंट ऑफ द फर्स्ट नोट। कह रहा है जैसे ही बड़ा हुआ तो उसने क्या बोला, इसके बदले एक और नोट लिखा। द सेकेंड प्रोमिसरी नोट इज वॉइड फॉर वांट फॉर कंसिडरेशन। तो सेकेंड जो प्रोमिसरी नोट लिखेगा उसको वॉइड मान लिया जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये एग्रीमेंट कहता है कि कोई भी चीज, कोई भी एग्रीमेंट ठीक नहीं किया जा सकता माइनर के द्वारा जब वो बड़ा हो जाएगा, मतलब मेजर बन जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, consideration which passed under the earlier contract cannot be implied into the contract which the minor enter into attaining of majority। कह रहा कोई भी कंसिडरेशन पास करी हो पहले कॉन्ट्रैक्ट में, वो अगर माइनर मेजर होने का तो इम्प्लाइड नहीं कर रहा, ऐसा हो नहीं सकता। तो कंसिडरेशन गिवन ड्यूरिंग माइनॉरिटी इज नो कंसिडरेशन इफ इट इज नेसेसरी अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट में बी एंटर्ड बाय माइनर और अटेनिंग मेजोरिटी प्रोवाइडेड। कह रहा वैसे तो माइनर को कोई कंसिडरेशन दी गई हो बचपन में, वो तो वैसी वॉइड वॉइड मानी जाती है, लेकिन उसके फायदे के लिए तो वो ठीक है। तो कह रहा फायदा मतलब, कह रहा अगर उसके लिए वो नया एग्रीमेंट बनाना नेसेसरी है, जरूरी है, तो उस केस में वो बना सकता है, वरना फिर उसको पुराने वाला ही जो होगा उसी से एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है, इसको रीड कर लेना, समझ आ जाएगी। तो ये जो सारे ही एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल पढ़ देता हूँ मैं, कि एम एक माइनर है जिसको लोन मिला है अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के, लेकिन ही इज लायबल टू रिफंड द लोन। कह रहा है जो पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन वो पैसे वापस करने के लिए लायबल नहीं है। नॉट ओनली दिस, इवन इज मॉर्गेज प्रॉपर्टी कैन नॉट बी मेड लायबल टू पे डेप्ट। मतलब माइनर की चाहे एसेट हो चाहे कुछ भी हो, वो लायबल नहीं होती पे करने के लिए, ना ही माइनर लायबल होता है उस कर्जे को पे करने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, ही कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। कह रहा वो हमेशा क्या रहता है, माइनॉरिटी की छत्र छाया में रहता है। माइनॉरिटी की छत्र छाया का मतलब वो कुछ भी करे, देयर इज अ अम्ब्रेला। इसके अंदर हमेशा कौन बैठा है, माइनर बैठा हुआ है। ये क्या करता है, ये अम्ब्रेला इसको बचाता है। अगर ये कुछ भी कर देगा तो क्या बोला जाएगा, भैया मैं तो माइनर हूँ। ये क्या बोल देगा, मैं तो माइनर हूँ, तो ये छतरी इसको बचा लेती है कुछ भी वार होने के ऊपर। ठीक है, इवन इफ ही हैज माई बाय मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज। कह रहा अगर वो अपनी उम्र गलत बताता है, इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद, मतलब ए ने बी को बोला कि मैं बड़ा हूं, मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, फ्रॉडली करा, तो ही कैन नॉट बी सूड आइदर इन कॉन्ट्रैक्ट और इन टॉर्ट फॉर फ्रॉड। कह रहा वो उस पर केस कर ही नहीं सकता, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट का ले लो चाहे फ्रॉड का ले लो। क्यों? कह रहा इफ द इंजर्ड पार्टी वर अलाउड टू sue for fraud, it would be giving him an indirect means enforcing the void contract। कह रहा अगर वो फ्रॉड के केस में उसको बोलेगा कि माइनर ने मुझे धोखा दिया, तो कहीं ना कहीं इसको ये बोला जाएगा कि भैया तूने जो सर कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो शुरू से ही गलत था, तो केस तो वैसे ही नहीं बना। समझ गए मेरी बात को? एग्जाम्पल देखेंगे, एस अ माइनर बाय फ्रॉडेंटली रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ टू बी अ फुल एज, मतलब कहता मैं 18 साल का हूँ, इंड्यूस्ड एल टू लैंड हिम फॉर रुपीज 400। उसको बोला कि मुझे 400 रुपये दे दो। तो क्या मुझे बताओ, वो जो एल होगा लैंडर, वो पैसे रिकवर कर सकता है ऐसे? वो पैसे रिकवर कर सकता है ऐसे? यस तो कर सकता है। कैसे कर सकता है? सो क्योंकि ना वो क्या कहते हैं फुल एज में है, अंडर 18 में है। तो अंडर 18 में तो कर ही नहीं सकता ना। पैसे रिकवर कैसे कर लेगा, अगर खर्च हो गए तो वैसे ही खत्म है,
क्योंकि हमने क्या बोला कि जो मेजर, अगर किसी ने किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हो तो वैसे ही गलत है। देखो आगे पढ़ो, ही रिफ्यूजेस टू पे इट, उसने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, तो एल ने क्या कर दिया, केस कर दिया। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड था, तो एस वॉज नॉट लायबल टू रीपे द अमाउंट, और एस के ऊपर वो जोड़सी नहीं कर सकता कि पैसा दो। तो लॉरेंस जे, ये जज था, इसने ऑब्जर्व किया इस केस में, कह रहा है whenever the infant is still in possession of any property in special which he has obtained by his fraud, he will be made to restore it to its former owner। तो क्या बोला गया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि अगर हम ऐसा ही करेंगे तो माइनर क्या करेंगे, हर बार धोखाधड़ी करेंगे। तो उसने बोला अगर कोई भी माइनर ऐसा करता है तो उसकी प्रॉपर्टी खुद लायबल नहीं होगी, लेकिन उसका जो भी गार्जियन होगा या फॉर्मर ओनर होगा उससे वो रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उस माइनर से रिकवर नहीं किया जा सकता। बट I think it is incorrect to say that he can be made to repay the money if he just spent because he received it under a contract induced by his fraud। कह रहा लेकिन मैं ये भी सोचता हूँ, ये लॉयर कहता, जज कहता, कह रहा मैं ये भी सोचता हूँ इसने जो इसको वापस करने चाहिए पैसे, क्योंकि इसने खुद खर्च किए हैं, और इसने ये जो पैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर बाय फ्रॉड लिया, धोखेधड़ी से लिया। द कोर्ट में, तो कोर्ट ने क्या बोला, where a loan or some property is obtained by minor by some fraudulent representation, the agreement is set aside, direct him or in on equitable consideration to restore the money or property to the other party। कह रहा अगर कोई भी बच्चा अपने आप को बड़ा दिखा के किसी से पैसा लेता है तो हम उस वो पैसा उससे रिस्टोर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से रिस्टोर करा जा सकता है। बट एक्चुअल में इसके दो मतलब हो गए, एक तो अगर बच्चा करेगा तो उससे पैसे नहीं लिया जा सकता, लेकिन अगर वो फ्रॉडलेंटली करेगा तो उससे हम पैसा रिकवर कर लेंगे। ये ऐसा क्यों बोला गया, ये बात इसलिए बोली गई कि द लॉ गिव्स प्रोटेक्शन टू द माइनर। लॉ तो हमेशा माइनर के लिए ही बना हुआ है, माइनर को हमेशा छूट देता है, लेकिन इट डज नॉट गिव देम लिबर्टी टू चीट मैन। कह रहा है इससे ये नहीं कि तुम धोखेबाजी करो दूसरों से। समझ आया बेटा केस की नहीं समझ आया? बेटा आपका नाम क्या अच्छा है, आईफोन के नाम से कोई आया है? सर, त्रिशा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। त्रिशा लेट कैसे हो गए? यस सर, मुझे वो क्लास का इतना पता नहीं था, मैंने मैसेज बाद में देखा था। बेटा सिर्फ आज मैंने मॉर्निंग में रखी है क्लास, वैसे हमारी क्लास 2:30 होती है, ठीक है? ओके ओके क्योंकि सिर्फ वेडनेसडे जो होगी थोड़ी मॉर्निंग में होगी, वरना बाकी दिन वही 2:30 क्लास होगी, ठीक है? ओके सर। समझ आया बेटा त्रिशा? यस सर, थोड़ा बहुत आया। थोड़ा सा लेट हो गए, कोई नहीं, बस मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ कि अगर कोई भी माइनर अपने आप को बड़ा बना, बेटे जैसे मान ले तेरी एज 16 साल है, तू गई, तू तू किसी के पेरेंट्स के पास गई, पड़ोसी के पास गई कि मैम मुझे 20,000 रुपये उधार दे दो, मैं 18 साल की हूँ, मैं पैसे वापस कर दूंगी। तो तूने अपने आप को झूठा बड़ा बड़ा दिखा के तूने क्या करा, पैसे ले लिए उनसे और तूने पैसे खर्च कर दिए। तो कल को अगर वो पड़ोसी तेरे से पैसे मांगने आएगा तो तू उनको दे नहीं सकती पैसा, क्योंकि तुम माइनर हो, पहली बात, ठीक है? तो लेकिन कोर्ट ने बोला अगर हम ऐसा छोड़ देंगे बच्चों को तो ये हर बारी क्या करेंगे, लोगों को धोखा देंगे। तो जिस वजह से बोला क्या गया, अगर कोई भी बच्चा अपने आप को बड़ा दिखाता है या सामने वाले को धोखा देता है तो उस कंडीशन में उसको पैसा भरना पड़ेगा। अगर वो पैसा नहीं भर पाया तो हम उसके पेरेंट्स से पैसा लेंगे। क्लियर? क्लियर सर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, देयर कैन बी नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय हिम एज दे वॉइड एब इशू। कह रहा ऐसा कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं है जहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में एडमिट हो। देखो मेरी बात को समझना, कोई भी माइनर अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाता है या एग्रीमेंट बनाता है वो शुरू से ही गलत होगा, दैट इज वॉइड। और उसी टर्म को बोला क्या गया, वॉइड एब इनिशियो। यार ऐसा कोई भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं जो उसको करना चाहिए, क्योंकि जो गलत है वो शुरू से ही गलत है। कह रहा कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू ऑन हिज बिहाफ बाय हिज पेरेंट और मैनेजर ऑफ हिज स्टेट
कैन बी फिजिकली एनफोर्स्ड बाय और अगेंस्ट द माइनर प्रोवाइडेड द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा अगर माइनर के बिहाफ पर उसके पेरेंट्स आए, गार्जियन आए या कोई भी मैनेजर आए तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, लेकिन कब? विद इन द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी। पहला तो पेरेंट गार्जियन मैनेजर की अथॉरिटी होनी चाहिए, दूसरा उसके बेनिफिट के लिए होना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें होगी तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, वरना वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। तुमने वो कार्टून देखा रिची रिच है बच्चों? एक कार्टून आता था पहले रिची रिच के नाम से, वो लड़का बहुत अमीर होता था। हैं? बचपन में देखा। हाँ बचपन में देखा है वो। तो वहां पर देखो वो सब काम करता था। क्यों करता था? पहली बात तो उसके फायदे के लिए था, और दूसरी बात क्या थी? उसके पेरेंट्स जो भी थे, गार्जियन जो भी थे, सबके पास अथॉरिटी थी उस चीज को करने की। नेक्स्ट, अगला क्या है? ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। देखो बेटा, ये वाली जो चीज है ना, तुम्हारे तो कोर्स में नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। फिर भी समझा देता हूँ। कोई भी माइनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, लेकिन वो सिर्फ अपने फायदे के लिए एडमिट हो सकता। बट he may be admitted to the benefit of already existing partnership with the consent of the other parties। मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है और एक माइनर, ये भी पार्टनर बना, लेकिन इन सबके बोलने के बाद ये भी पार्टनर बना, तो ये सिर्फ प्रॉफिट लेगा, लॉस में इसका कोई रोल नहीं होगा, लायबिलिटी में इसका कोई रोल नहीं होगा, ये सिर्फ प्रॉफिट लेने के लिए पार्टनर बन सकता। क्लियर? नेक्स्ट, ही कैन नॉट बी एडजस्टेड इंसॉल्वेंट। कह रहा है कोई भी माइनर अपने इंसॉल्वेंसी को एडजस्ट नहीं कर सकता। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवाला निकल जाना, मतलब व्हेन यू आर अनेबल टू पे योर डेब्ट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है? व्हेन यू आर अनेबल टू पे डेब्ट। कह रहा है जब अपना कर्जा नहीं दे सकते तब आप क्या कर सकते हो? आप इंसॉल्वेंट कहलाओगे। कह रहा है दिस इज बिकॉज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स। कह रहा है पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर तो करेगा, लेकिन अपने कर्जों से तो वैसे ही वो मुक्त होता है, तो इसलिए वो इंसॉल्वेंट को भी एडजस्ट नहीं कर सकता। अगला पोजीशन क्या है इसकी? यहाँ पर पोजीशन ऑफ माइनर जो है एंड होने वाले हैं। यहाँ पर पॉइंट समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा रहा हूँ अब मैं। ही इज लाइबल फॉर नेसेसरीज सप्लाइड और नेसेसरीज सर्विसेज रेंडर्ड टू हिम और एनीवन whom he is legally bound to support। कह रहा है वो लाइबल होगा, अब वो लाइबल होगा, उसकी प्रॉपर्टी पे लाइबल होगी अगर उसको कोई जरूरत की चीज सप्लाई करी गई है। अगर उसको जरूरत की चीज सप्लाई करी गई है, सर्विसेज सप्लाई करी गई है, तो लायबल होगा। फॉर एग्जाम्पल, त्रिषा बेटा, आपके पेरेंट्स को पता है कि आप पढ़ रहे हो, आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ रहे हो, आपके पेरेंट्स को पता है त्रिषा? यस सर। अब मान ले बेटा तूने पेरेंट्स को बताया नहीं, तू आ गई है कोचिंग ले रही है, एक महीना हो गया, मैंने कहा बेटा फीस ले ही हो, तो मुझे बता, अब तू बोले कि सर मैं तो माइनर हूं, मैं तो फीस नहीं दूंगी, चल जाएगा? नो सर, क्योंकि नेसेसरी है, देनी यस, पड़ेगी। देनी पड़ेगी क्योंकि नेसेसरी है। अगर तुम बोलते माइनर हूं, मैंने कहा अच्छा बेटा माइनर है तू, कोई बात नहीं, मैं कोर्ट चला गया तेरे को लेके, मैंने कहा जज साहब ये लड़की पढ़ के चलेगी, मेरे को पैसे नहीं दी, तो जज साहब ने बोला हाँ जी बोलो जी बेटा क्या पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे आपके कोर्स में। हाँ जी है, तो मतलब आपके लिए नेसेसरी है पढ़ाई, तो इसका मतलब आपके पेरेंट्स हैव टू पे द फीस टू पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर हम नेसेसिटीज भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट ये आता है नेसेसरीज का मतलब क्या है। बेटा मुझे बता, तेरे पड़ोस में एक गोल्ड की शॉप है, तू गई एक गोल्ड की चेन बनवा के लिए आई, तो बता देना पड़ेगा पैसा? अपने लिए बनवाई? हाँ अपने लिए तूने बनवा ली, हाँ, देना पड़ेगा। नेसेसरी थी तेरी। हाँ सर। अच्छा, गोल्ड की चेन नेसेसरी होती है? नहीं 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 होती। नहीं सॉरी। होती, नहीं हाँ। होती, ठीक है ना? तो वो हमें देखना पड़ेगा नेसेसरी है कि नहीं है, लेकिन कुछ मौकों पे वो नेसेसरी हो सकती है। फॉर एग्जांपल शादीशुदी हो तो वो जरूरत हो जाएगी। समझे मेरी बात?
ओके सर, वो डिपेंड करता है कि डिपेंड करेगा सिचुएशन सिचुएशन पे, यस, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ही कैन बी अ एजेंट, कह रहा है वो एजेंट बन सकता है। कह रहा है एजेंट इज अ मेयरली कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। कह रहा है इन दोनों के बीच का एजेंट बन सकता है कौन, माइनर बन सकता है। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी आर ब्रॉट टुगेदर द एजेंट ड्रॉप आउट, तो माइनर बाइंड द प्रिंसिपल बाय हिज एक्ट विदाउट इनकरिंग एनी पर्सनल लायबिलिटी। तो कह रहा है अगर कोई भी माइनर क्या कर रहा है, किसी दो पार्टीज के बीच में एज अ एजेंट वर्क कर रहा है, तो वहां पर वो लायबल होगा प्रिंसिपल के लिए भी, क्योंकि और पार्टी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर किसी से बात करी और उसकी डीलिंग कहीं और से करवा रहा हूँ, तो अगर कुछ नुकसान होगा तो मैं भी लायबल हूंगा, क्योंकि मैं एजेंट बन के काम कर रहा था। हिज पेरेंट गार्जियन इज नॉट लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय हिम। कह रहा अगर वो बंदा, कौन, माइनर, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसके पेरेंट्स, गार्जियन या वो खुद लायबल नहीं होंगे, लेकिन उसने अगर, उसको अगर कोई नेसेसरी सप्लाई दी गई है, देन उसके पेरेंट्स, गार्जियन भी लायबल होंगे। बट इफ द माइनर इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स और गार्जियन, द पेरेंट्स शैल बी लायबल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा लेकिन अगर जो माइनर है वो अपने पेरेंट्स और गार्जियन का एजेंट बन के उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है, तो पेरेंट्स लायबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर के नीचे ग्रोसरी स्टोर है, तुम गए, तुमने क्या बोला, भैया चिप्स दे दो, पापा ने मंगाए हैं, तब तुमने 10 चिप्स खरीद के खा लिए, तो उस कंडीशन में उसको पता है इसके पापा ने मंगाए हैं, तो पापा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे, तो उसका योर फादर हैव टू पे दिस प्राइस टू शॉपकीपर। समझे मेरी बात? क्लियर? नेक्स्ट कह रहा माइनर इज लायबल इन टॉट अ सिविल रॉन्ग। कह रहा अगर वो कुछ सिविल रॉन्ग करता है तो वो लायबल होगा, बट वेयर अ टॉट अराइज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अ माइनर इज नॉट लायबल एज इन डायरेक्ट वे एनफोर्सिंग इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। में सिंपल सी बात, याद है ऊपर पढ़ा था फ्रॉड की वो कहानी, फ्रॉड की। कह रहा अगर कोई उसने सिविल रॉन्ग किया, मतलब मार्केट में किससे धोखेबाजी करी, वो सब किया, कह रहा वैसे तो वो लायबल नहीं होगा, लेकिन अगर फ्रॉड का केस होगा तभी लायबल होगा। अगर वो वैसे नॉर्मल किससे कुछ भी लेके कुछ कर लेता है, तो उस केस में वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो जाता है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर बच्चों? प्रिया, अच्छा, देव, यस सर। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम। माइनर की लायबिलिटी क्या होगी नेसेसरीज के लिए? पहला, a minor is liable to pay out of his property for necessary supply to him or anyone whom is legally bound to support। कह रहा माइनर जो होगा वो लाइबल होगा अपनी प्रॉपर्टी से उस नेसेसरी सप्लाई के पेमेंट करने के लिए। मतलब अगर कोई जरूरत की चीज उसको दी गई है, तो उस केस में उसको पे करना पड़ेगा, चाहे अपनी प्रॉपर्टी से पे करे, मतलब चाहे अपने एसेट से पे करे, और जिस बंदे ने उसको सपोर्ट किया वरना वो पे करेगा। क्लियर? कह रहा था क्लेम अराइजेज नॉट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट आउट ऑफ व्हाट आर कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। कह रहा है वैसे तो जो क्लेम है, बेटा मुझे एक बात बताइए, दुकान वाला है और ये माइनर है, ये गया, इसने बोला पापा ने मेरे बोला एक चिप्स का पैकेट दे दो फटाफट से, इसने, दुकानदार ने क्या करा, इसको दे दिया, इसने खा लिया, घर चला गया। और जब इसके फादर आए कि हाँ जी भैया हिसाब बताओ, तो उसके फादर ने बोला चिप्स ले गया था बेटा। तो इसने क्या बोला, भाई मैंने तो बोला नहीं था चिप्स लेने, तूने दिए क्यों? तो बताओ क्या इसके फादर इसको पे करने के लिए बाउंड होंगे? यस सर, देने पड़ेंगे। देने पड़ेंगे, क्यों, नेसेसरी थी। दूसरी चीज, वो कहता है वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो ये पैसा नहीं मांग सकता, लेकिन बेटा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब पता है? नो बेटा सर। त्रिशा वीडियोस देखी थी पुरानी वाली? सर एक ही डेमो वीडियो भेजी थी, उसके बाद नहीं भेजी। एक मिनट बेटा त्रिशा, शायद मैंने आपको कल सारी वीडियो भेजी थी। एक सेकंड, एक मिनट होल्ड करो, एक मिनट मैं देख लूं पहले। बेटा त्रिशा आपकी ईमेल आईडी, एक मिनट रुक जाओ,
ये तरुणा करके आपकी ईमेल आईडी है क्या? यस सर। तरुणा तलरेजा। हाँ सर। बेटा मैंने कल देखो आपको एक फोल्डर का एक्सेस दिया बिजनेस लॉ का, तो उसके अंदर सारी वीडियोस है, ठीक है? ओके सर ओके। मैंने शायद कल रात को दिया इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। एक बार गूगल ड्राइव में चेक करना, मैंने आपको एक्सेस दे दिया, देख लेना एक बार, ठीक है? ओके सर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर बेटा तेरे को रास्ते में फोन गिरा हुआ मिला किसी का, तो क्या करेगी? सिम निकाल के तोड़ के फेंक देगी, यूज करना शुरू कर देगी? नहीं सर, क्या करेगी फिर बेटा? पुलिस स्टेशन में दे आऊंगी। वो तो खुद रख लेंगे। अच्छा। तो क्या करेगी? सिम बंद करवा दूंगी। नंबर नहीं। बंद करवा देगी? अरे बेटा तू सीधा क्या करेगी, फोन खोल के उसको फोन करेगी, देखेगी घर अच्छा का हाँ। कांटेक्ट होगा तो कॉल करेगी, है ना? हाँ हाँ हाँ। क्या उस व्यक्ति ने तुम्हें बोला था मेरे को मेरा फोन वापस कर? नहीं। तो तुमने अपने खुद की वजह से खुद किया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मान के। हम्म। तो इसी को क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कह रहा है ओके। जहां पर सामने वाला पर्सन ना बोले फिर भी हम कर रहे हो, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि काफी बार होता है, हम बाइक चलाते हैं, स्टैंड साइड स्टैंड जो है ऐसे का ऐसे ही रह जाता है। रास्ते चलते हर बंदा बोलता है कि भैया आपका स्टैंड नीचे है ऊपर कर लो, स्टैंड नीचे ऊपर कर लो। क्या मैं उसको बोल रहा हूँ मुझे सलाह दे, लेकिन फिर भी वो दे रहा है, दैट इज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि माइनर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, बट एज अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हिज फादर हैज पे टू पे द अमाउंट टू शॉपकीपर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसको पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर बेटा? प्रिया समझ आ गया? Yes, sir. Next, again, it is only the property of the minor which is liable for meeting the liability arising out of such contract. कह रहा है यहाँ पर सिर्फ प्रॉपर्टी से ही पैसा लिया जा सकता माइनर के। अगला कह रहा है ही इज नॉट पर्सनली लायबल, कह रहा है वो खुद लायबल नहीं होगा। अब नेसेसरीज का मतलब क्या है? नेसेसरी गुड का मतलब समझो। कह रहा है नेसेसरी गुड्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू आर्टिकल्स, कह रहा है किसी आर्टिकल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ नेसेसिटी हो सकता है, बस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो सिचुएशन क्या है। कह रहा है विच आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ बेयर एग्जिस्टेंस सच अ ब्रेड क्लोथ्स बट इंक्लूड्स आर्टिकल विच आर रीजनेबल नेसेसरी टू द माइनर हैविंग रिगार्ड टू हिज स्टेशन इन लाइफ। स्टेशन मतलब स्टेशन इन लाइफ का मतलब ऐसा समझ लो, सिचुएशन समझ लो या फिर उसकी एग्जिस्टेंस समझ लो, या फिर उसका स्टेट समझ लो कि किस तरीके से वो जीता है। अब सलमान खान की शादी नहीं हुई मान लेते हैं, मान लो शादी हो गई बच्चा हो गया, अब सलमान खान का अगर लड़का सोने की चेन पहने बचपन में तो कोई दिक्कत है? No, sir, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसका लाइफ ही ऐसा है, उसका लिविंग ऐसा है उसका, ठीक है? तो यहाँ पर बोला गया वॉच बाइसाइकिल, कह रहा है मे बी कंसिडर्ड एज नेसेसरी, कह रहा है वो भी नेसेसरी है। एंगेजमेंट रिंग मे बी नेसेसरी बट नॉट अ वैनिटी बैग बॉट फॉर द माइनर्स फिनांसिंग। ये गलत है, माइनर की फियांसे हो सकती है क्या? नो सर, नहीं हो माइनर की सकती। तो शादी ही नहीं होती ना। तो कह रहा हाँ एंगेजमेंट रिंग खरीद के रख ली है उसने कि जब शादी होगी तब पहनाऊंगा, लेकिन अगर वो अपनी फियांसे के लिए अभी लाके दे रहा है, बैग लाके दे रहा है अभी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, अ माइनर बॉट 11 फैंसी वेस्ट कोट फ्रॉम एन, he was at that time adequately provided with clothes, waist coats were not necessary and I was not liable to pay for any of them। तो समझ गए? माइनर ने 7 वेस्ट कोट खरीदे, वेस्ट कोट नेसेसरी नहीं है इसलिए वो पैसा नहीं देगा। He said that a coat of superfine broadcloth may be necessary for the son of nobleman, कोई nobleman का लड़का था, although it is impossible not to say that coarse material of plugman coat would be sufficient to keep the nobleman's body warm। तो मतलब कहानी यही है, सिंपल सा फंडा समझे, अगर अंबानी का लड़का जैगवार में घूम रहा है तो इट इज नॉट अ बिग डील, तो जैगवार कार इज नेसेसरी फॉर हिज
तो जगुआर कार जो है उसके लिए नेसेसरी है। लेकिन हाँ, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति लेके घूम रहा है या किसी का जाके ले आता तो वो उसके लिए नेसेसरी नहीं हो सकता। समझ गए मेरी बात को? क्लियर बेटा? आगे बढ़ रहा हूं मैं। कह रहा सर्विस रेंडर, ये बात मैं तुम्हें समझा चुका हूं। जैसे कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल एडवाइस, लीगल एडवाइस, कह रहा कोई भी ऐसी चीज जो किसी को सलाह के तौर पे या सर्विस के तौर पे दी गई, जो उसकी लिविंग के लिए या फिर स्टडीज के लिए काम आती है, तो वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? नेसेसरी सर्विस मानी जाएगी। जैसे कि जी एक माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ आर के साथ, नोटेड बिलियर्ड प्लेयर, टू पे हिम सर्टेन मनी ऑफ टू लर्न द गेम एंड प्ले मैचेस विद हिम ड्यूरिंग वर्ल्ड टूर। तो उसने कहा भाई मैं कोचिंग दे दूंगा तो तुम ठीक है पैसे दे देना, एंटर करेगा कॉन्ट्रैक्ट में। आर स्पेंड टाइम एंड मनी इन मेकिंग अरेंजमेंट फॉर बिलियर्ड मैचेस। आर ने पैसा भी खर्च किया प्लस टाइम भी खर्च किया उसको बिलियर्ड मैचेस रखवाने के लिए। जी वॉज लायबल टू पे एज द एग्रीमेंट वॉज necessary एज इट वॉज इफ इट फॉर टीचिंग। तो कह रहा भैया उसको पैसे देने ही पड़ेंगे क्योंकि वो उसके खेलने के लिए था, टीचिंग के लिए था। क्लियर बेटा पॉइंट? समझ आ गया बेटा देव? Yes, sir. यस सर। लोन्स इनकर्ड टू ऑब्टेन नेसेसरी, कह रहा अगर तुमने लोन लिया कोई जरूरी चीज को लाने के लिए, जैसे क्या लोन टेकन बाय माइनर टू ऑब्टेन नेसेसरी आल्सो बाइंड्स हिम is recovered by the lender as him himself had supplied the necessaries, but the minor is not personally liable, it is only his state which is liable for such loan। कह रहा अगर माइनर ने कोई लोन लिया कि सर मुझे लोन दे दो मुझे ट्यूशन की फीस भरनी है, तो उसको तो भरना ही पड़ेगा लोन, लेकिन वो लोन भरने के लिए पर्सनल लायबल नहीं होगा। जो भी उसकी प्रॉपर्टी होगी या कोई भी होगा वो पैसे भरेंगे, लेकिन वो खुद जिम्मेदार नहीं है। क्लियर? पर्सन ऑफ साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड मतलब जो डिसीजन ले सकता है। A person is said to be sound mind for the purpose of making a contract if at the time of when he makes it he is capable for understanding, समझने योग्य हो, जजमेंट लेने के योग्य हो, जिस टाइम पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसको साउंड माइंड बोलेंगे। जैसे कि हम लोग अभी साउंड माइंड में है, लेकिन एक शराबी जब शराब पी लेता है तो क्या वो साउंड माइंड में रहता है त्रिशा? नहीं सर। नहीं रहता। जब वो शराब नहीं पीता तो रहता है। रहता है। तो वही ये साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड। ठीक है? कह रहा है पर्सन हु इज यूजली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू साउंड माइंड। मान लेते हैं एक पर्सन है, ये 24 घंटे दारू पीता है, सिर्फ 2 घंटे दारू नहीं पीता, तो बताओ मैं कौन से आवर्स में इससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, 22 घंटों में कि 2 घंटों में? एक पर्सन है जो 24 आवर में से 22 आवर्स दारू पीता है और पागल घूमता रहता है, लेकिन 2 घंटे ये बिल्कुल सही होता है, तो मैं कौन से घंटों में इससे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? सर जो 2 घंटों में वो ठीक रहता है ना, हम उसमें कर सकते हैं। उसमें कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे साउंड माइंड रहता है। क्लियर? कह रहा है पर्सन हु इज साउंड माइंड, कह रहा है एक बंदा 22 घंटे ठीक रहता है लेकिन 2 घंटे दारू पीता है, तो बताओ अब कब कर सकता हूँ? तो आप 22 घंटे में कभी भी कर सकते हैं। और ये 2 घंटे में क्या क्या लाएगा ये? अनसाउंड माइंड। क्लियर? एग्जाम्पल, a patient is a lunatic asylum who is interval of sound mind may contract during those interval। कह रहा है पेशेंट है lunatic asylum है, उसको मतलब कुछ भूलने की बीमारी होगी, तो कुछ घंटे वो साउंड माइंड रहता है, कुछ घंटे वो अनसाउंड रहता है, और जिस टाइम पे साउंड रहता है उस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर लेंगे हम। तो ये तुम्हें समझ आ गया होगा। ड्रंकनेस की बारी आ गई, मैंने बताई थी तुम्हें दारू का एग्जाम। साउंडनेस ऑफ अ माइंड ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन 2 फैक्ट। कह रहा साउंडनेस ना 2 फैक्ट पे डिपेंड करता है। पहला, हिज कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ बिजनेस कंसर्न, कह रहा है एक तो उसकी कैपेसिटी कितनी समझने की, दूसरा हिज एबिलिटी टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, कि वो डिसीजन ले सकता है कि नहीं ले सकता। तो इफ अ पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ बोथ, कह रहा है अगर एक बंदा ये दोनों काम ही नहीं कर सकता तो उसको क्या बोला जाएगा? अनसाउंड माइंड कहला जाएगा। क्लियर बेटा? तो पहली बात समझने की शक्ति हो, दूसरी बात
डिसीजन लेने की शक्ति। अगर ये दो चीजें हैं तो वो साउंड माइंड है, वरना वो अनसाउंड माइंड है। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के साथ कैसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है? मतलब ये जो अनसाउंड माइंड है, ये कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कभार? लुनैटिक्स। लुनैटिक वो पर्सन है जो मेंटली ड्रेन्ड रहता है ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेंथ। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में पागल बोल सकते हैं। ही सफर्स फ्रॉम इंटरमिटेंट इंटरवल्स ऑफ सैनिटी एंड इंसैनिटी। मतलब दौरे पड़ना कह सकते हैं, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। क्लियर? इसको लुनैटिक बोला जाता है। एक और अनसाउंड माइंड, इडियट। इडियट एक पर्सन है जो कंप्लीटली लॉस्ट हिज मेंटल पावर। कह रहा है जो पूरी तरीके से पागल है, तो उसके अंदर वैसे भी करोगे तो वो वॉइड कहलाएगा। क्लियर? ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, भैया यहाँ पर सीधी सी बात, जो बंदे ने दारू पी लिया, जब तक पेट में दारू उसके है तब तक तो वो खुद ही पागल कहलाएगा। समझ गए बेटा? ये तीनों पर्सन क्या है? अनसाउंड माइंड के हैं। क्लियर? आगे बढ़ सकता हूँ? Sure, sir. नेक्स्ट कह रहा है एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड और वॉइड। कह रहा है कोई भी अनसाउंड माइंड का एग्रीमेंट करोगे वॉइड कहलाएगा। हमने कहा बिल्कुल कहलाएगा। कह रहा हाउएवर अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड आर लायबल फॉर नेसेसिटीज सप्लाई टू देम और टू एनीवन whom they are legally bound to support। कह रहा अगर कोई अनसाउंड माइंड है लेकिन उसको नेसेसिटी की चीज दी गई है तो उस केस में लीगली बाउंड होगा, वरना वो लीगली बाउंड नहीं होगा। बट इवन सच केस नो पर्सन लायबिलिटी अटैच टू देम, इट इज ओनली देयर स्टेट विच इज लायबल। कह रहा उसमें भी सिर्फ क्या है, वो खुद नहीं भरेगा लेकिन उसका जो स्टेट होगा वहां से पेमेंट मिलेगी उसको। लास्ट इज अदर पर्सन। कह रहा है इनके अलावा कौन कौन इनकेपेबल है? फर्स्ट इज एलियन एनिमीज। बेटा एलाइन का मतलब क्या है? फॉरेन की बात कर रहा है। कह रहा पर्सन हु इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। कह रहा जो भारत के नहीं है उसको बोला गया एलाइन एनिमीज। कह रहा ही में भी एलियन फ्रेंड भी हो सकते हैं और दुश्मन भी हो सकते हैं। तो कह रहा कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलाइन फ्रेंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन आर वैलिड। जैसे कि रशिया और इंडिया में डील चल रही है, ये दोनों दोस्त है ना, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो कह रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच का वैलिड रहेगा। क्लियर? समझ गए मेरी बात? लेकिन ये भी फॉरेन का है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन अलाइन एनिमी, जो एनिमी होगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर और कॉन्ट्रैक्ट मेड बिफोर द वॉर। तो कह रहा चाइना, चाइना तो शुरू से दुश्मन रहा है हमारा। तो कह रहा अगर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, या तो वॉर चल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अलाइन एनिमी कहलाएगा, और अगर वॉर के पहले भी किया है फिर वॉर चढ़ गई है तब भी वो एनिमी कहलाएगा। कह रहा है ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ वॉर अलाइन एनिमी कैन नाइदर कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडियन सब्जेक्ट नॉर कैन बी इंडियन कोर्ट। कह रहा अगर वॉर चल रही है बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता क्योंकि वॉर चल रही है। उससे पहले अगर वॉर हुई और फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, सॉरी उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट किया फिर वॉर हो गई, तो उस केस में भी वो सस्पेंड हो जाएगा या डिसॉल्व हो जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सस्पेंड या फिर डिसॉल्व कर लेंगे। दे विल बी डिसॉल्व्ड इफ दे अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। कह रहा अगर कोई पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ भी होगा तब भी डिसॉल्व कर देंगे। समझ आई बेटा? नहीं समझ आई? अलाइन एनिमीज और फ्रेंड के बारे में बोलो बच्चों। त्रिशा बेटा समझ आया? Yes, sir. ओके नेक्स्ट, फॉरेन सवेनियर्स देयर डिप्लोमेटिक। मतलब जो डिप्लोमेट्स रहते हैं ना यहाँ पर इंडिया गेट के पास, जितने भी फॉरेनर्स रहते हैं, राजदूत जिसको हिंदी में बोला जाता है, ये इन सब के साथ भी नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि कर सकते हैं, कुछ प्रिविलेजेस हैं, वैसे तो नहीं होता क्योंकि वो लोग यहाँ के है ही नहीं। कह रहा दे हैव सम स्पेशल प्रिविलेजेस जनरली कैन नॉट बी इश्यूड अनलेस दे ऑफ देयर ओन सबमिट जुरिडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट। मतलब जब तक वो खुद ही जुरिडिक्शन ना दे तब तक उन पे केस नहीं किया जा सकता। they can enter into contract and enforce those content in our court।
बट एन इंडियन सिटीजन हैज टू ऑब्टेन अ प्रायर सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन इंडियन सिटीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा, एक क्या बोलते हैं उसको, अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, या फिर उनसे एक लेटर लेना पड़ेगा कि भैया मैं इस बंदे के साथ को वो कॉन्टेक्ट करने जा रहा हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, एन एक्स किंग कैन हाउएवर बी sued अगेंस्ट इन आवर कोर्ट विदाउट एनी सच सैंक्शन। कह रहा है बिना सैंक्शन के एक्स किंग था कोई, उसने केस किया था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन टू sue अ फॉरेन सवर्नर और एम्बेसडर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी गई थी कि किसी भी फॉरेन सवर्नर पे केस कर सकते हैं। कब? when he has instituted a suit in court against the person desiring to sue him। कह रहा है या तो वो बंदा चाहता है केस करना, दूसरा where he himself or through his agent carries trade with the jurisdiction of court। कह रहा है या तो वो हमारे दायरे के अंदर क्या कर रहा है, कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, या फिर उस पोजीशन में है इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो हमारे कोर्ट के हमारे कोर्ट के दायरे में आती है, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर आती है। तो इन केसेस में क्या कर सकते हैं, हम फॉरेन सवर्नर पे केस कर सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन पे, कॉर्पोरेशन क्या, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है, इन पे भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। इंसॉल्वेंट पर्सन जो अपना डेट पे नहीं कर सकता, तो यहाँ पर सिर्फ ऑफिशियल रिसीवर होते हैं, जो कंपनी भेजती है तो वही लोग कर सकते हैं, वैसे तो कोई कर नहीं सकता। कन्विक्ट्स जो जेल जा चुका है, convict when undergoing imprisonment incapable of entering into a contract he can enter into sue contract lawfully large under a license called ticket to leave। मतलब अगर किसी व्यक्ति को मना ही कर दिया कि भैया ये बंदा कैदी है या इस काम को नहीं कर सकता, उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको यहाँ से पारगति दी गई है। क्या दी गई है? पारगति, हिंदी में इसको बोलते हैं पारगति, मतलब उस जगह से भगा देना, इस एरिया में एंटर नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों, समझ आया बेटा कॉम्बिनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? त्रिशा, Yes, देव sir. और यस प्रिया, प्रिया बेटा समझ आ गया? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये हमारा कॉम्बिनेंट टू कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है और आज की क्लास भी ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फ्री कंसेंट। क्लियर बेटा? त्रिशा बेटा कोई डाउट है बेटा पूछ सकती है। नहीं सर, वो जो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी